चलिए बच्चे, लास्ट हमने क्लास में ना EM वेव्स ख़त्म किया था। आज हमने स्टार्ट करनी है ऑप्टिक्स। फाइनल एग्ज़ाम में जो ऑप्टिक्स है वो 14 मार्क्स की आनी है। ऑप्टिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स और सेकंड पार्ट आपके पास है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के फर्दर पार्ट्स है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकंड पार्ट है रे ऑप्टिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड पार्ट है डिस्पर्जन और फोर्थ पार्ट है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हमने ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेव ऑप्टिक्स जो है बच्चे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज़ इंटरफेरेंस, सेकंड पार्ट इज़ डाइफ्रैक्शन एंड थर्ड पार्ट इज़ पोलराइजेशन। इसमें आपको जो रे ऑप्टिक्स है ना वो पुरानी लगेगी। 10th क्लास में जैसे हम करते थे रे ऑप्टिक्स वैसा ही है, बस थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा +2 लेवल पे। बाकी कॉन्सेप्ट्स वही चलेंगे सारे। आपको वेव ऑप्टिक्स बिल्कुल नई लगेगी, इसमें सब कुछ नया है, हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। अब CBSE ने सिलेबस रिड्यूस किया है तो उन्होंने इस बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कट कर दिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमें मिनिमम 1 वीक लगता था, वो हमारा कम हो जाएगा। और इन्होंने वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन जो है वो कट कर दी। मतलब मान के चले कि 15 डेज़ कम हो गए। पूरी ऑप्टिक्स करवाने में हमें 40 डेज़ लगते थे। लास्ट ईयर तक इस पे हमें 40 डेज़ लगते थे ऑप्टिक्स करवाने में, क्योंकि ये स्लो चैप्टर है, फास्ट नहीं चल सकता ये। इसमें रे डायग्राम्स बनेगी, उसकी हमने प्रैक्टिस करनी है। मैं भी स्लो डायग्राम बनाऊँगा, आपने भी सही तरह डायग्राम, टाइम लगता है इस पर। तो 40 डेज़ का ये चैप्टर पूरा चैप्टर है। अब इसमें आप 15 डेज़ निकाल दो, हमें फिर भी अप्रोक्सीमेट 1 मंथ लगेगा। तो अक्टूबर का मंथ पूरा ऑप्टिक्स में निकलेगा। ठीक है जी। तो आप फिर हम रिफ्लेक्शन तो हम नहीं करेंगे, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन से। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज हम बेसिक बातें सारी पढ़ेंगे जो आपने 10th क्लास की ऑप्टिक्स में पढ़ा है। रिफ्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू। अब ऑप्टिक्स में जो म्यू है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में जो म्यू था वो था रिलेटिव, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो दोनों अलग अलग चीज़ें, मिक्स नहीं करना। व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम की रेशो विद द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड हम c लिखते हैं और मीडियम में हम लाइट की स्पीड v लिखते हैं। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसके स्पीड चेंज हो जाती है, और कितनी स्पीड चेंज होती है वो उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? It is defined as ratio of the speed of light in vacuum. Defined as ratio of the speed of the light in vacuum with speed of the light in medium. तो हम u को c/v लिखते हैं।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू एयर के लिए हम 1 लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू हम वाटर के लिए, ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन भी होगी, वाटर के लिए हम लेते हैं 4/3, म्यू की वैल्यू ग्लास के लिए 1.5, म्यू की वैल्यू डायमंड के लिए 2.4, ऐसे हर एक मीडियम का अलग अलग म्यू है। न्यूमेरिकल में म्यू गिवन होगा आपको। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है उसकी स्पीड v कितनी बन जाती है, c/μ। मतलब मीडियम चेंज करने पे लाइट की स्पीड डिक्रीज़ करती है, और कितने टाइम स्पीड डिक्रीज़ करती है, म्यू टाइम्स, ये याद रखना है। म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा ही होगी हर बारी, म्यू 1 से कम नहीं हो सकता। इसी कारण हमेशा स्पीड डिक्रीज़ ही करेगी, मीडियम में हमेशा स्पीड ने डिक्रीज़ ही करना है, कभी भी स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं बनेगी। तो ये v की वैल्यू होगी है। ऐसे ही जब भी लाइट, ये मीडियम 1 है एयर, और ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। मीडियम 1 में तो लाइट c की स्पीड से आ रही है, लेकिन वो लाइट जब मीडियम 2 में जाएगी तो इसकी स्पीड बन जाएगी v। इसी तरह जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी म्यू टाइम्स डिक्रीज़ करती है, लाइट की वेवलेंथ भी कम हो जाती है म्यू टाइम्स, स्पीड भी डिक्रीज़ करती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज़ करती है। लेकिन अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी न्यू, लाइट की फ्रीक्वेंसी भी होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू का फॉर्मूला होता है c/λ, c फॉर स्पीड, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। तो ये तो फ्रीक्वेंसी होगी ऊपर वाले मीडियम में, न्यू 1 में। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी सेकंड मीडियम में लिखें तो सेकंड मीडियम में स्पीड कितनी है लाइट की, v है, और लाइट की वेवलेंथ कितनी है, λ' है। तो अगर हम v की वैल्यू पुट करें, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ v, c/μ, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ λ', λ/μ, म्यू से म्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, व्हाट इज़ आंसर, c/λ। तो ये पहले वाला आंसर ही आ गया। वेवलेंथ फर्स्ट मीडियम में भी c/λ है, वेवलेंथ सेकंड मीडियम, फ्रीक्वेंसी c/λ है, और सेकंड मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी कितनी है, c/λ ही है। इसका मतलब जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, स्पीड डिक्रीज़ करती है और वेवलेंथ भी डिक्रीज़ करते हैं, ये बात याद रखनी है। तो एग्ज़ाम में नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट चेंज इट्स मीडियम, विच फंडामेंटल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज व्हेन द लाइट चेंज इट्स मीडियम। हाँ जी बच्चे, कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, जो सेम रहती है? तो आंसर आपको मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी सब कुछ चेंज होता है, स्पीड भी चेंज होती है और मीडियम चेंज करने पे वेवलेंथ भी चेंज होती है। तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पहले आप करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन हम, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर, एयर में लाइट की वेवलेंथ आपको दी हुई है 5000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन एयर इज 5000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन वाटर। हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी बतानी है और लाइट की वेवलेंथ बतानी है वाटर में, और गिवन है आपको, ये गिवन होगा न्यूमेरिकल में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, फिक्स होता है ये। तो एयर में कितनी वेवलेंथ है, 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो वाटर में जो वेवलेंथ होगी वो आपको पता है, मीडियम में जो वेवलेंथ है वो क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो वाटर में वेवलेंथ कितनी बन जाएगी, λ/μ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5000 एंगस्ट्रॉम है,
और म्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हो, ये बन जाएगा 15,000/4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये वेवलेंथ अपने पास आ जाएगी वाटर में। ठीक है, अब बात आती है फ्रीक्वेंसी की। यहाँ बच्चे ना फ्रीक्वेंसी में गलती कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, c/λ। व्हाट इज़ लैम्डा? लैम्डा है ओरिजिनल वेवलेंथ। आपने वाटर में चाहे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन वेवलेंथ अपन ने पहले वाली लिखनी है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी वाटर में निकालनी है, अगर आपने वेवलेंथ की वैल्यू वाटर वाली लिखनी है, तो फिर स्पीड की वैल्यू भी आप वाटर वाली लिखेंगे। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू c/λ है, मीडियम में v/λ' है। v की वैल्यू कितनी होती है आपको बताया था भी मैंने, c/μ। λ' की वैल्यू कितनी होती है, λ/μ। कटिंग करके वापस c/λ ही आ गया। तो मीडियम में भी लिखे चाहे एयर में लिखे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने c/λ लगाना। लैम्डा कौन सा है, ये वाला एयर वाला, मीडियम वाला लैम्डा नहीं है। तो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, c की वैल्यू है 3 × 10⁸। वेवलेंथ अपने पास 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब है 10⁻⁻10। तो अगर आप सोल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है 3 × 10⁸/5 × 10⁻⁻7। सोल्व करके 3/5 × 10⁻15 आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, नॉर्मली बच्चे फ्रीक्वेंसी निकालने में गलती करते हैं, ऊपर तो वो लिख देते हैं c और नीचे लिखते हैं न्यू वेवलेंथ। नहीं, नीचे आपने क्या लिखना है, पुरानी वाली वेवलेंथ ही आपने लिखनी है। तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में था। अब अपने पास दो मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ऊपर वाला अलग मीडियम है, नीचे वाला अलग मीडियम है, और इस लाइन को अपन कहते हैं इंटरफेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरफेस? आज अपन टर्म्स ही सारी समझेंगे। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो दो मीडियम्स को डिवाइड करे, दैट इज़ कॉल्ड बॉर्डर लाइन कह सकते हैं, इंटरफेस हो गया। तो μ1 अगर ज़्यादा है या μ1 अगर कम है μ2 से, तो एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि μ1 कौन सा मीडियम हो गया, रेयर मीडियम, और μ2 कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम। अगर हम दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपैरिजन करें ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम। अब कुछ बच्चे ये समझते हैं कि अगर मीडियम डेंसर है तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। ऐसा नहीं है। डेंसर का मतलब है कि इसके अंदर स्पीड कम है। डेंसर मीडियम का मतलब है कि इस मीडियम में क्या कम है, अगर म्यू ज़्यादा है तो इस मीडियम में क्या कम है, स्पीड कम है। डेंसर का लिंक डेंसिटी के साथ नहीं है। तो ये बात नोट कर लीजिए, ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं कई बार। डेंसर मीडियम का मतलब डेंसिटी नहीं है। अगर कोई मीडियम डेंसर है तो हो सकता है उसकी डेंसिटी कम हो। अगर कोई मीडियम डेंसर है, हो सकता है उसकी डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो डेंसर का मतलब डेंसिटी नहीं है। एग्जाम्पल है इसकी, ऑयल की डेंसिटी लेस होती है, बताइए आपको, एज़ कंपेयर टू वाटर। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, लेकिन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चे, वो 1.4 होता है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। अब आप चेक कर लो, वाटर का मैंने आपको बोला 4/3 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 4/3 को सोल्व करोगे 1.33 बनता है। तो ऑयल की चाहे डेंसिटी कम है, बट ऑयल का क्या ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो डेंसिटी का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। अब हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन क्या होती है। जब आप बच्चे ये चैप्टर अपने घर पे नोट करेंगे तो आप सब ने पेंसिल इरेजर यूज़ करनी है। डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर डायग्राम आपकी गलत हो जाती है तो एंगल सारे गलत आएंगे,
और रे ऑप्टिक्स का एक और नाम है, आपको ऑब्जेक्टिव की बुक्स में इसका नाम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी मिलेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ हम ज्योमेट्री करेंगे। एंगल है, जो हमने 9th-10th में ज्योमेट्री पढ़ी है ना, वो सारा कुछ आएगा इस चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होती है? ये आपके पास एक इंटरफेस है। ऊपर वाला जो मीडियम है बच्चे, ये μ1 है, नीचे वाला जो मीडियम है वो μ2 है। और मैंने कह दिया आपको कि μ1 की वैल्यू लेस देन μ2 है, तो ऊपर वाला मीडियम कौन सा हुआ फिर? रेयर, और ये मीडियम हुआ डेंसर। दिस इज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंस रे जिस पॉइंट पे आती है उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और उस परपेंडिकुलर का नाम रखा गया है नॉर्मल। और ये जो लाइट आ रही है, दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और परपेंडिकुलर का नाम है नॉर्मल। इंसिडेंस रे जो आ रही है, इसका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो एंगल बनता है आई फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऊपर हेडिंग में ना रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस कर दो आप। अभी हम प्लेन सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेंगे। रिफ्रैक्शन भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्लेन सरफेस की रिफ्रैक्शन और एक है कर्व्ड सरफेस की रिफ्रैक्शन। हम सारा प्लेन सरफेस अभी पढ़ रहे हैं। तो ये रे आ रही है, अगर ये मीडियम चेंज ना होता, अगर मीडियम चेंज ना होता तो इस रे ने सीधा चले जाना था, रे कहीं बेंड ना करती। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, रे कहाँ जा रही है? रेदर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये जो रे है ना, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब जो रे ये वाली बनी है, इस रे का नाम है आपके पास रिफ्रैक्टेड रे। रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है, एंड दैट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। इस रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज आर। आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपको लग रहा होगा 9th-10th वाली ही सारी पढ़ रहे हो ऑप्टिक्स, अभी जस्ट आज इंट्रोडक्शन ही चल रही है। अब एक बात और आपको बतानी है, ये ओरिजिनल जाना था इसने इस तरफ, बट ये इस तरफ क्या हो गई है? बेंड हो गई है। कितने एंगल पे बेंड हुई? ये पूरा एंगल कितना ऊपर वाला आई है, तो नीचे वाला भी पूरा एंगल कितना बनेगा? आई बनेगा। ये पूरा एंगल आई बनेगा। आई में से ये वाला एंगल आर है, तो कितने एंगल पे बेंड हुई? आई माइनस आर। और इस एंगल को हम डेल्टा कहते हैं। व्हाट इज डेल्टा? एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब भी रेदर मीडियम से डेंसर जाती है, तो एक लाइन आपने याद रखनी है, इट बेंड टुवार्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसका हम प्रूफ करेंगे स्नेल्स लॉ में। अभी याद रखना है। पहला केस आपको मैंने समझाया, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर। सेकंड केस हम करते हैं, अब ऊपर वाला मीडियम है डेंसर, नीचे वाला मीडियम है रेयर। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और ये μ1, μ2 ज़्यादा है। दिस इज़ द इंसिडेंट रे। इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रा किया। दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये मीडियम चेंज ना होता तो लाइट ने कहाँ जाना था? इट गो अनडेविएटेड। वो लाइट सीधा चली जाती।
बट अब मीडियम चेंज हो गया, लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर, तो इट बेंड, दिस रे ऑफ लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये पूरा जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज आर, आर इज़ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब बताइए कितने एंगल पे बेंड हुई है लाइट, ऊपर वाला एंगल जो आई है, तो ये भी एंगल आपका आई बनेगा, पूरा एंगल आर है, आर में से आई आप माइनस कर दो, तो कितने एंगल पे लाइट बेंड हुई है, आर माइनस आई पे। ज्योमेट्री है तकरीबन सारा कुछ इसके अंदर, थोड़ा एंगल का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये दोनों एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पूरा एंगल आर है, तो लाइट कितने एंगल पे बेंड हुई, आर माइनस आई पे। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयर जाएगी, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन होगी रिफ्रैक्शन की, ठीक है। अब हम रिफ्रैक्शन में मेन एक लॉ यूज़ करेंगे, दैट लॉ इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरा चैप्टर ना स्नेल लॉ पे ही चलेगा, स्नेल्स लॉ। हाँ जी, स्नेल्स लॉ समझेंगे कैसे अपने अप्लाई करना है। ये रे आ रही है, एंगल है आई, ऊपर वाला मीडियम है μ1, नीचे वाला मीडियम है μ2, μ1 है लेस। तो रे कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, इट बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, दिस एंगल इज़ आर, यही था ना। अब स्नेल लॉ ना हर बुक में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, हम स्नेल लॉ को बड़े आसान तरीके से यूज़ करेंगे। क्या तरीका है स्नेल लॉ अप्लाई करने का, स्नेल लॉ ये कहता है कि म्यू इंटू साइन, ऐसे लिखेंगे, इस मीडियम में बताना है कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ1, इस मीडियम में एंगल कितना है, आई, तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू, दूसरे मीडियम में एंगल कितना है, आर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, तो μ2 इंटू साइन आर, I1 नहीं है, ओनली आई है। तो ये स्नेल्स लॉ है, जिस मीडियम का एंगल, सिंपल बात है, जिस मीडियम में एंगल, उसी एंगल को आपके साइन को आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और दूसरे मीडियम में जो एंगल है वो है आर। तो ये स्नेल लॉ हमने अप्लाई कर दिया। नॉर्मली स्नेल लॉ ये कहता है कि म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, व्हाट इज म्यू, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आई की जगह ना यहाँ पे आप थीटा लिख लो, फिर जनरल केस बन जाएगा, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थीटा उसी मीडियम का एंगल है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास साइन आई बाई साइन आर कितना आ जाएगा, μ2 बाई μ1, ये साइन आई बाई साइन आर आ गया। तो बुक में डायरेक्ट ये लिखा हुआ है, लेकिन हमने इस तरीके से याद करना है, इस तरीके से याद करने से आसान हो जाएगा, अप्लाई करना इजी हो जाएगा। चलिए अगला चेक करना ज़रा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, इधर एंगल है अपना 30 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना है। हाँ जी, कुछ लिखा नहीं, स्नेल्स लॉ नहीं लिखा, अप्लाई करो, बस आपने देखना है क्या करें हम, ताकि म्यू की वैल्यू आ जाए। तो ऊपर वाला मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और एंगल कितना है 45,
तो मैं ऐसे लिखूँगा ना 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू, नीचे वाले मीडियम में एंगल कितना है 30 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, तो ये क्या लिखा जाएगा म्यू इंटू साइन 30। तो ये साइन 45 हो गया 1/√2, म्यू इंटू साइन 30 हो गया 1/2। तो सोल्व करके म्यू की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो इस तरह के बच्चे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इतना आप देखिए। थैंक यू।